क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर वास्तविक संख्या है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए आप। क्या दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है और टाइटल ऊपर दिया हुआ है हमें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें बोल रखा है इस क्वेश्चन में। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 140। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई संख्या बराबर 140। अब हम इस तरीके से इसके हम अभाज्य गुणन करेंगे। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार दोबारा से, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए करते कैसे है। 2 से पहले हम 140 को भाग देंगे। 2 7 14, 0 यू की तो रहेगी आपकी। अब 2 3 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 35 आ जाएगा आपका। ठीक। अब 5 से 7 बार में कट जाएगा, 5 से 35 और 7 ही कम 7। इस तरह से आ जाएगी ये संख्या। अब इन सबकी गुणा करके लिख देंगे हम, वो 144 के बराबर आ जाएगी, 140 के बराबर। ठीक। तो 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, इस तरीके से लिख दिया। अब 2 की गुणा 2 से ही हो रही है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 और गुणा में 5 और गुणा में 7, यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ हमें? 3825। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करके लिखना है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम इस तरीके से, दी गई संख्या 3825 होगी। देखिए मैं सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपको थ्योरी सारी ऐसी लिख के आनी है, फुल मार्क्स आएंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हमने लिख दी 3825। अब इस तरीके से हम फिर से इसके फैक्टर करेंगे। 3 से इसको भाग देंगे पूरी संख्या को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका कितना बचता है? 2 बचता है। 2 इसको दे दो, 3 सत्ते 21, 1 बचता है, 3 पंजे 15। ये हम 5th क्लास में करते थे एलसीएम लेने के लिए। ठीक। 3 चौक 12। ठीक। अब 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, 3 पंजे 15। इस तरीके से अब हम इसके 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 40 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। ठीक। अब हम 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ठीक। इस तरीके से भाग देंगे, 17 एकम 17। ठीक, इतनी बार। तो अब हम 3825 को इन सब की गुणा करके बराबर लिख सकते हैं। ठीक। तो 3 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आ जाएगा। ठीक। 3 गुना में 2 बार लिखा हुआ है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। 5 2 बार लिखा है, 5 की पावर 2 गुना में 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन 1 के जो बाकी के पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। आगे का क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुछ नोटिस है आपके लिए, मैं ऑनलाइन ट्यूशन स्टार्ट किया है। ऑनलाइन ट्यूशन की फीस मैं 300 रुपये पर मंथ लेता हूँ। अगर कोई पढ़ना चाहता हो मोबाइल से सुविधा के साथ, घर बैठे बैठे 300 रुपये पर मंथ फीस के हिसाब से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ सकते हैं आप लोग। अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो कॉल इतने पर कॉल कर सकते हैं आप मेरे नंबर पर 7417793733। और अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता हो तो इस एड्रेस पर आना होगा, हिम्मतनगर पेपर मिल रोड सहारनपुर, और 500 रुपये फीस होगी ऑफलाइन की। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ें, क्योंकि इसमें फीस भी आपकी कम है और सुविधा भी आपको होगी। घर बैठे आराम से सर्दी में भी आप पढ़ सकते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। पहले मैं ऊपर का टाइटल पढ़ देता हूँ। पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमें जांच भी करनी है और पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। 26 और 91 दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इस तरीके से थ्योरी लिखेंगे। दी गई संख्याएं, क्या संख्याएं दी हुई है? 26 और 91 दी हुई है। अब हम इस तरीके से दोनों के फैक्टर कर लेंगे 26 और 91 के। कैसे करेंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे पहले। 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13, ये हो गया खत्म। अब सबसे छोटी संख्या 7 है, जिससे 91 भाग दी जा सकती है 91 को। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 या 21। ठीक। 13 एकम 13 आ जाएगा। ठीक। तो इसलिए अब 26 बराबर क्या लिख सकते हैं? इन दोनों की गुणा करके, 2 गुना 13, और 91 बराबर इन दोनों की गुणा करके लिख सकते हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है? दोनों में जो संख्याएं कॉमन आ रही होती है, कॉमन जो आ रही होती है उसकी सबसे छोटी घात ले लेते हैं। यहाँ पे 13 की घात क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी? 13 ही हो जाएगी। कॉमन फैक्टर लेते हैं केवल। ठीक। तो एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर वाला हो जाता है। अब एलसीएम देखिए क्या होता है। जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी तो बड़ी घात लेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे घात 2 होती और यहाँ पे 1 होती घात, तो हम यहाँ पे 2 घात वाला लेते हैं, मतलब 13 का स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन फिलहाल तो 1 1 है घात, तो बड़ी भी यही है और छोटी भी यही है, तो हमने 13 ले लिया। 13 तो फिक्स ले लिया। ठीक। और जो कॉमन नहीं है उनकी भी गुणा करके लिख देते हैं। तो कॉमन क्या नहीं है? 2 और 7 नहीं है, तो 2 गुना 7 गुना 13 आ जाएगा। कॉमन फैक्टर की सिंगल पावर लेंगे, मतलब सबसे छोटी घात लेंगे। ठीक। तो अब 2 गुना 7 गुना 13, इन तीनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा हमें।
ठीक, अब हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है क्या, ये हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक, इतनी बात। तो दो संख्याएं क्या है हमारे पास, 26 और 91 है हमारे पास वे संख्याएं, तो इनका गुणनफल यानी इन दोनों की गुणा कर दी। ठीक, बराबर एचसीएफ कितना था हमारा, एचसीएफ हमने निकाला हमारा 13, तो 13 लिख दिया। एलसीएम कितना हमारा 182 आया। 26 और 91 की जब हम गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा हमारा, और 13 और 182 की गुणा कर रहे हैं तब भी 2366 आ रहा है, तब भी यही आ रहा है, तो उत्तर की हमारी जांच भी हो गई। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट खुद कर लेना, वो आसान है थोड़ा सा, मैं इसलिए थर्ड पार्ट करा देता हूँ आपको, ये थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें भी दी गई संख्या है क्या हमारी 336 है और हमारा 54 है। ठीक, तो इनके इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या से 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, इस तरीके से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इसके बाद 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सत 21, 7 एकम 7। ठीक, ऐसी 54 के करेंगे हम, 2 दूनी 4, 2 सत 14 और 3 एम 27, 3 तियानो और 3 एकम 3, इस तरीके से। तो अब हम 336 को क्या कर सकते हैं, इनकी गुणा करके लिख सकते हैं जो बाहर लिखे हुए। तो देखिए 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की पावर 4 लिख दिया। ठीक, 3 जो का 2 और 7 भी जो का 2। ठीक, अब 54 की बारी आती है। 54 देखिए कैसे लिखना है हमें, 54 बराबर 2 गुना 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुना 3 की पावर 3 आ गया। ठीक, अब एचसीएफ मैंने क्या बताया था, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 2 की पावर यहाँ पे हमारी कितनी है, 1 है, जहां पावर कुछ नहीं होती वहां 2 की पावर 1 होती है। ठीक, और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 4, तो छोटी घात कौन सी हो जाएगी, 2 की पावर 1 हो जाएगी छोटी, तो एचसीएफ बराबर 2 की पावर 1 लिया। और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की छोटी पावर यहाँ कितनी है 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लिया हमने, यहाँ पे 3 की पावर 1 ले लिया, 2 तिया 6 आ जाएगा आपको। ठीक है, 2 तिया आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कैसे लेता है, कॉमन फैक्टर की बड़ी घात लेंगे, इनमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 की बड़ी घात क्या है 4, तो 2 की घात बड़े वाली ले ली, इनमें कॉमन 3 है, 3 की पावर बड़े वाली 3 है। ठीक, अब जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे, कॉमन क्या नहीं है 7 है, तो उसको भी हम गुणा करके लिख देंगे। तो ठीक है, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27, और 7 जो का, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3024 आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे अब जांच, जो उसने बोला हुआ है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्या क्या क्या है हमारे पास 336 और 54, तो इनकी गुणा लिख दी, इनका गुणनफल लिख दिया। ठीक, एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ हमारा है 6, ठीक है 6 लिख दिया। एलसीएम 3024 किया है, ठीक है ये लिख दिया। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 18144, 18144 आ गया। दूसरी साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आ गया 18144, तो उत्तर की हमारी जांच भी होगी। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने विधि करी वही अभाज्य गुणनखंड विधि है, यानी इस तरीके से फैक्टर करने को ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे दी गई संख्या है, क्या दी हुई है 12, 15 और 21। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले हम फैक्टर कर लेंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक, अब 15 की बारी, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 की बारी, 3 सत 21, 7 एकम 7। तो अब हम 12 को इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 गुणा में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 15 की बारी, 3 गुणा 5 आ जाएगा। बारी आती है 21 की, 21 बराबर 3 गुणा 7 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। एचसीएफ होता क्या है, जो कॉमन फैक्टर होता है उसकी सबसे छोटी घात ले लेंगे। कॉमन फैक्टर कितना आपका 3 है, हर एक में कॉमन, इसकी सबसे छोटी पावर क्या 1 है हर जगह, तो लिखने की भी जरूरत नहीं 1 को। तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, केवल 3 की पावर 1 आ जाएगा यानी। ठीक है, इतनी बात। अब निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे बड़ी पावर लेंगे। कॉमन फैक्टर की सबसे बड़ी पावर 3 है, कॉमन फैक्टर इसकी सबसे बड़ी घात फिर से 1 ही है, इससे बड़ी कोई पावर है ही नहीं, तो वो जो का तू रखा। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देंगे गुणा करके। तो कॉमन क्या नहीं है, 2 की पावर 2 नहीं है, ये गुणा करके लिख दिया। 5 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, ये भी लिख दिया। ठीक, 3 जो का तू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 5 जो का तू 7 जो का तू, इन सब की मल्टीप्लाई करके 420 आ जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया 3 और एलसीएम आपका आ जाएगा 420। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड और थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना, सेकंड और थर्ड पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैंने कर दिया। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं मैं। HCF ऑफ 306,657 बराबर 9 दिया है। तो दिया है HCF ऑफ 306,657 बराबर कितना दिया हुआ आपको, 9 दे रखा है, तो 9 लिख दिया। आगे बोलता है क्वेश्चन में LCM ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। तो LCM ऑफ 306,657 में ज्ञात करना है, तो ये बराबर हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, तो यही फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, इसी से हमारा आंसर आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये दो संख्याएं दी हुई है, इनका गुणा करके लिख देंगे, ये इनका गुणनफल होगा। ठीक, तो इसकी जगह तो ये आ जाएगा। अब HCF कितना है आपका, HCF आपका 9 है, तो 9 लिख दिया। LCM हमें ज्ञात करना है, LCM जो का तो रहेगा। ठीक है, इतनी बात। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 अपॉन में आ जाएगा। तो 306 गुणा 657 अपॉन में 9 आ गया, बटे में 9 आ गया। ठीक, अब 9 से इसको हम भाग देंगे तो 34 आ जाएगा। ठीक, और इधर क्या बचेगा आपका 657 जो का तो है गुणा में। अब इसे LCM को हम क्या लिख सकते हैं, किस किस का LCM निकाल रहे हैं, 306 और 657 का। ठीक, तो इसे हम LCM ऑफ 306,657 भी लिख सकते हैं। बराबर कितना आ जाएगा, 34 की और 657 की गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 22,338 हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये पूछा हुआ है। तो इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। देखिए कैसे स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और पावर भार क्या है n, तो जो का तो लिखते हैं 2 गुणा 3 की पावर होल पावर n आ जाएगा। ठीक, अब ये बात याद रखनी है आपको, ये जो मैंने लिखी है लाइन, ये लाइन आपको याद रखनी है हमेशा के लिए कि कोई भी प्राकृत संख्या 0 पर तब समाप्त हो सकती है जब वह 2 गुणा 5 की होल पावर n के रूप की होती है। अदरवाइज कभी भी 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल दूंगा अभी मैं आगे। और 6 की पावर n किस रूप में है, 2 गुणा 3 की होल पावर n के रूप की है, इसलिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए 2 गुणा 5 की पावर n के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 ले लेता हूँ। ठीक, समझ रहे आप इतनी बात। तो देखिए अगर हम 1000 के इस तरीके से हम फैक्टर कर दें, 1000 के हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 0 0। ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 छिंग 12। ठीक, और अभी ये किससे नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, अभी ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक, तो 5 दूना आपका क्या आ जाएगा 10, 5 पंजे 25, और जी 5 पंजे 25, और कितना आ जाएगा 5 ही कम आपका 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ थोड़ी मिस राइटिंग होगी, थोड़ा नीचे हो रहा है इस वजह से। तो 2 की पावर यहाँ कितनी है, अगर हम 1000 बराबर इस तरीके से लिखते हैं आप, तो 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। और 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 की पावर आपकी कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को 2 गुणा 5 की होल पावर लिख सकते हैं आप 3। समझ रहे हैं इतनी बात। तो 2 गुणा 5 तो आपका जो का तो, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है। तो 1000 क्या है, शून्य पर समाप्त हो रही है, लेकिन ये किस रूप की है, 2 गुणा 5 की पावर n के रूप की है। एग्जाम्पल समझ में आया आपके, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्जाम्पल मैंने इस क्वेश्चन के लिए ही खास आपको दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करने दिया है मैंने, इसका सॉल्यूशन कर दिया है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। तो इसके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। सबसे पहले व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हम समझते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती है। एक होती है हमारी भाज्य संख्याएं और एक होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो ये होती क्या है, सबसे पहले इनको मैं समझा देता हूँ आपको। भाज्य संख्या वह होती है जो खुद से तो पूरी भाग दी जा सकती है, किसी भी संख्या को जो खुद से भी भाग दी जा सकती है, और भी संख्याएं ऐसी होती है जिनसे उन्हें हम पूरा भाग दे सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 9 है हमारा, इसको हम 9 से तो भाग दे ही सकते हैं पूरा पूरा, इसको हम 3 से भी भाग दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसको हम केवल 1 से पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। 1 से तो सभी संख्याओं को हम पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, केवल 1 से भाग दे सकते हैं, और खुद उसी संख्या से हम उस संख्या को भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और किसी भी संख्या से हम भाग नहीं दे सकते, केवल खुद से और 1 से भाग दी जा सकती है जो संख्या है, वो संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। समझ में आया? तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या संख्याएं दी हुई थी हमारी। दी गई संख्याएं, एक तो ये दे रखी थी और एक संख्या आपको ये दे रखी थी, तो अब हम सिद्ध करेंगे कि ये भाज्य संख्या है। कैसे करेंगे? देखिए, 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो पहले कॉमन ले लिया 13। ठीक, तो अंदर क्या बचता है? 7 गुना 11, 13 तो बाहर आ चुका कॉमन, प्लस ये बाहर आ चुका है तो इसकी जगह 1 बचेगा। 13 एकम 13, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 13 एकम 13, 1 बचता है यहाँ। अब 11 की 7 में गुणा करेंगे, हमारा 77 आ जाएगा, प्लस में 1 जोका तो 77 और 1 78 आ जाएगा। 13 ब्रैकेट हटा के गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 13 गुना 78 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये जो भी संख्या है पूरी, इनकी गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसके 2 फैक्टर हमें मिलते हैं, 2 गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहे हैं, जबकि अभाज्य संख्या के केवल खुद से कट सकती है और 1 से कट सकती है। समझ रहे हैं आप? और जबकि ये संख्या ऐसी है जो 13 से भी पूरी पूरी भाग दी जा सकेगी और 78 से भी, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड 13 और 78 में मिल रहे हैं। तो जब हम इनकी गुणा कर देंगे, जो भी संख्या आएगी उसे हम 13 से भी भाग दे सकते हैं, 78 से भी भाग दे सकते हैं। तो मतलब 1 से ज्यादा ऐसी संख्याएं हैं जिनसे हम इस संख्या को भाग दे पाएंगे। एक तो 13 है और एक 78 है। इन दोनों की गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसे हम 13 से भाग दे देंगे, 78 से भी भाग दे देंगे, पूरी पूरी कट जाएगी नहीं। तो ये अभाज्य तो है नहीं, इसका मतलब भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको हम 13 से भी भाग दे पा रहे हैं, 78 से भी भाग दे पा रहे हैं। ठीक, तो ये तो प्रूफ हो गई कि ये एक भाज्य संख्या है। बारी आती है उसकी, तो उसमें देखिए 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हमने 5 ही कॉमन ले लिया। ठीक, तो अंदर क्या बचता है? 7 6 5 तो बाहर ले लिया हमने, क्या बचेगा? 4 3 2, 1 की गुणा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो का तो खाली 2 लिख दिया। और ये 5 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो 5 एकम 5, 1 बचेगा अंदर। ठीक, अब 5 जो का तू, इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो 1008 आ जाएगा, और प्लस में 1 जो का तू रहेगा हमारा। ठीक, 1008 में हम 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा, 5 गुणा 1009। यहाँ पर भी देखें, हमें जो भी संख्या आएगी गुणा करने के बाद इनकी, उसके हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। एक तो 5 से हम उसे पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, और 1009 से भी हम उसे पूरा पूरा भाग दे सकते हैं। तो ये भी अभाज्य तो हो नहीं सकती, इसका मतलब भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर हमें प्राप्त हो गए, 2 गुणनखंड हमें मिल गए। तो थ्योरी के बाद हम नीचे लिखेंगे, उपरोक्त दोनों संख्याओं के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, ये मैंने एक वृत्ताकार पथ बनाकर दिखा दिया आपको, थोड़ा इससे ज़्यादा समझ में आएगा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो देखिए, सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। आगे देखिए क्या कहता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। मैंने पूरी थ्योरी नहीं लिखी, इसके अकॉर्डिंग लिख लेना, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद देखिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान पर, मान ले इस पॉइंट से चलना उन्होंने प्रारंभ किया। ये मैं रफली समझाया आपको, पेपर में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, इसके बाद चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए थोड़ा समझिएगा इस एग्जाम्पल से। रवि और सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। रवि को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में ये बात है कि वे लगातार कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो रवि तो जल्दी पूरा करके यहाँ पहुंच जाएगा, फिर रवि आगे भी तो बढ़ जाएगा। लेकिन सोनिया इतनी देर में आएगी, 18 मिनट में, इतना रवि कहीं और पहुंच चुका होगा, तो वापिस एक जगह पर वन नहीं मिल पाएंगे एक चक्कर पूरा होने में, क्योंकि रवि आगे चला जाएगा, सोनिया फिर लेट आएगी, फिर बढ़ते रहेंगे। इसी पॉइंट पर कब आके वे मिलेंगे, तो वो समय हमें फाइंड आउट करना है, वो समय हमें ज्ञात करना है कि इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा या कब मिलेंगे, तो हमेशा उन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लिया जाता है। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने में लगा समय बराबर एलसीएम ऑफ जो दोनों संख्या है 18,12, एलसीएम ऑफ 18,12। ठीक, तो अब एलसीएम लेने के लिए मैंने 18 के इस तरीके से फैक्टर कर दिए, 2 ने 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ऐसे हम 12 के कर देंगे, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3।
तो 18 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 कितनी बार है 2 बार है तो 3 की पावर 2, और 12 को क्या लिखेंगे 12 बराबर 2 गुना 3, तो 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुना 3 आ जाएगा। ठीक इतनी बार। तो अब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे देखें, एलसीएम लेते वक्त मैंने बताया था जो कॉमन फैक्टर होता है ना उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर मतलब ज़्यादा वाली पावर 2 हो जाएगी, तो 2 की पावर 2। और अब इसके बाद 3 की पावर भी देखिए मैक्सिमम कितनी है 2 है, ज़्यादा 2 है तो 3 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं होता वो भी लिख देता है। तो कॉमन ऐसा कुछ है नहीं जो ना हो, तो वो नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी जब कुछ है ही नहीं और इनके अलावा। ठीक, तो 2 की पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 की पावर 2 बराबर 9, 9 की 4 में गुणा कर देंगे या 4 की 9 में गुणा करेंगे 36 आ जाएगा आपका आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए इस क्वेश्चन में कुछ समझना है या आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, या किसी और चैप्टर के आपको सोल्यूशन चाहिए हो और ऑनलाइन ट्यूशन भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।